स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों वीडियो तो आप लोग पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को राहत के बाद तेजस्वी यादव की मांग, दिल्ली में दोबारा हो विधानसभा चुनाव। जी हां, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कानूनी राहत मिलने के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी बीच बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव होना चाहिए। यह उनका कहना है कि जिस आधार पर सरकार को घेरा गया था वह अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक साजिश के तहत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित नहीं हो पाए और अदालत से राहत मिल रही है तो फिर जनता के बीच जाकर के नया जनादेश लेना ही लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए। हालांकि दिल्ली में दोबारा चुनाव को लेकर के अभी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार राज्यसभा चुनाव में 5वीं सीट पर फंसा खेल, एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव से मांगा समर्थन। बिहार में राज्यसभा चुनाव के समीकरण फिर से बदलते नजर आ रहे हैं। खास करके 5वीं सीट को लेकर के राजनीति और फिर जटिल होती जा रही है। इस बीच विपक्षी दलों की तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को एआईएमआईएम ने समर्थन देने की अपील की है, जिससे सियासी माहौल और गर्म हो गया है। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव में कुल 5 सीटें खाली हैं और हर एक वोट का बड़ा महत्व है। एआईएमआईएम के विधायक ये समर्थन मांग रहे हैं ताकि विपक्ष एकजुट होकर के एनडीए के मुकाबले मजबूत स्थिति में खड़ा हो सके। वहीं पर एआईएमआईएम का कहना है कि अगर गठबंधन मजबूत रूप से खड़ा होता है तो फिर 5वीं सीट पर मुकाबला और दिलचस्प बन सकता है। हालांकि इस अपील के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच विचार विमर्श तेज हो गया है। अब बिहार के पंचायतों में हाईटेक फिटनेस की तैयारी, हर गाँव में खुलेगा ओपन जिम और लाइब्रेरी। जब बिहार के पंचायतों में अब फिटनेस और पढ़ाई दोनों को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि सरकार की योजना के तहत अब हर पंचायत में ओपन जिम और लाइब्रेरी खोली जाएगी, ताकि ग्रामीण युवाओं और फिर महिलाओं को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया है कि ओपन जिम के जरिए गांव के लोग सुबह शाम व्यायाम कर सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वहीं पर लाइब्रेरी बनने से छात्रों और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर मौका मिलेगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, बिहार रहेगा एक बड़ा राज्य, 14 करोड़ बिहारी मिलकर करेंगे विकास। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने एक सार्वजनिक बयान में बीजेपी में बिहार के प्रति अपना संतुलित और फिर सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार हमेशा एक मजबूत और फिर बड़ा राज्य रहेगा और यहाँ के लगभग 14 करोड़ लोगों को एकजुटता ही इस विकास का आधार है। शाहनवाज हुसैन ने अपने बयान में कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहिए। उनका मानना है कि बिहार की युवा शक्ति, संसाधन और फिर सांस्कृतिक विविधता इसे तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि विकास की दिशा में सबका योगदान जरूरी है, चाहे वह राजनीति, शिक्षा, उद्योग या फिर कृषि से जुड़ा हो। अमित शाह के सीमांचल दौरे से सियासी हलचल तेज, एमएलए विजय खेमका का बड़ा बयान। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे ने पूरे राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अमित शाह तो चले गए हैं। दौरे के दौरान नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के बीच कई बैठकें हुई, जैसे ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि सीमांचल को लेकर के कोई बड़ा ऐलान या फिर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं पर स्थानीय बीजेपी विधायक विजय खेमका ने कहा कि अमित शाह का दौरा केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ा मकसद है। उन्होंने संकेत दिया है कि सीमांचल क्षेत्र के विकास, सुरक्षा या फिर प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी कोई भी बड़ी घोषणा हो सकती है। खेमका ने कहा कि लोग तैयार रहें क्योंकि पार्टी नेतृत्व जल्द कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीमांचल जैसा संवेदनशील और विकासशील क्षेत्र चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। बीजेपी और फिर गठबंधन दल इस क्षेत्र में मतदाताओं को जोड़ने में सक्रिय रहे हैं। अब देखना बाकी है कि अमित शाह के दौरे से जुड़े ये राजनीतिक संकेत आगे किस रूप में सामने आते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
के लिए आवेदन शुरू, जाने कौन उठा सकता है लाभ। दरअसल बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और फिर विभिन्न वर्गों के इच्छुक लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। यह योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उद्यम शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें अनुदान और फिर ऋण दोनों शामिल होते हैं। इस योजना का लाभ राज्य के अस्थायी निवासी, निर्धारित आयु सीमा में आने वाले बेरोजगार युवक युवतियां ले सकते हैं। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और फिर युवा उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। यह आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि लागू हो और फिर बैंक खाता विवरण जैसे जरूरी दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। वहीं पर आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के पंजीकरण करना होगा, आवेदन करना होगा, जो आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर अपनी परियोजना का विवरण देना होगा। चयन के बाद प्रशिक्षण और फिर मार्गदर्शन भी दिया जाता है। यदि उद्यम सफलतापूर्वक शुरू किया जा सके, इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी जाती है। धर्मांतरण मुद्दे पर बिहार विधानसभा में बवाल, बीजेपी आरजेडी विधायक आमने सामने। जी हां, बिहार विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर के एक बार फिर से तीखी बहस देखने को मिली है। सदन में बीजेपी और फिर आरजेडी के विधायकों के बीच इतनी गर्मागर्म विवाद हुई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उंगली उठाई। जहां मुद्दे ने सदन का पटा गंभीर राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बना दिया। बीजेपी के विधायकों ने कहा कि कानून के बिना धर्मांतरण जैसे संवेदनशील गतिविधियों को नियंत्रित करना मुश्किल है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। उनका कहना था कि कई राज्यों में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं और इसी से निपटने के लिए कानून की जरूरत होती है। वहीं पर इसके जवाब में आरजेडी विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि धर्मांतरण को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और इससे समाज में तनाव फैलता है। उन्होंने कहा कि आजादी से धर्म बदलना मौलिक अधिकार है और फिर किसी को भी डराए धमकाए नहीं रखना चाहिए। इसी तर्क और जवाब से सदन में खूब चर्चा हुई और फिर विवाद बढ़ा। यह मुद्दा विधानसभा के बाहर भी सियासी बहस का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इसे लेकर के बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं। छत पर बागवानी से बढ़ेगा पोषण और आय, 75% अनुदान दे रही है बिहार सरकार। जब बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में पोषण, सुरक्षा और फिर अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए छत पर बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत सब्जी, फल और फिर औषधीय पौधों की खेती के लिए 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोग अपने घर की छत का उपयोग करके ताजा और फिर सुरक्षित उत्पाद कर सकें, साथ ही अतिरिक्त कमाई भी कर सकें। योजना के अंतर्गत गमले, ग्रो बैग, बीज, जैविक खाद, सिंचाई किट और फिर तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी मिलती है। इच्छुक आवेदक बिहार के निवासी होना चाहिए और उनके पास सुरक्षित और फिर उपयुक्त छत की जगह होनी चाहिए। चयन के बाद प्रशिक्षण और फिर तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि बेहतर उत्पादन हो सके। वहीं पर आवेदन कृषि बागवानी विभाग के आधिकारिक पोर्टल या फिर संबंधित जिला कार्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और फिर फोटो शामिल है। क्या पार्टी सिंबल पर होंगे बिहार पंचायत चुनाव? विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर कराने को लेकर के बहस तेज हो गई है। जब भाजपा के एक विधायक ने सदन में सवाल उठाया है कि क्या आगामी पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह यानी कि पार्टी पर कराए जाएंगे। इस सवाल के बाद सदन में कुछ देर के लिए राजनीतिक चर्चा गर्म हो गई। यह जवाब में सरकार की ओर से मंत्री ने कहा कि फिलहाल पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर ही कराए जाते हैं और मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के भावना के तहत रखा गया है, जहां पर उम्मीदवार व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, न कि किसी पार्टी के अधिकृत सिंबल पर। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद दिख रहे हैं। जब कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी सिंबल से चुनाव होने पर जवाबदेही बढ़ेगी, जबकि अन्य का तर्क है कि इससे स्थानीय चुनाव में अनावश्यक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है। फिलहाल सरकार ने संकेत दे दिया है कि मौजूदा व्यवस्था से ही जारी रहेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का सख्त आदेश, फील्ड से हटाए गए सीओ, बॉडीगार्ड के जरिए घूस लेने की शिकायत। जी हां, बिहार में प्रशासनिक सख्ती का बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के निर्देश पर एक अंचलाधिकारी यानी कि सीओ को फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिकारी पर बॉडीगार्ड के माध्यम से घूस लेने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच कराई गई है। यह मामले को गंभीर मानते हुए अधिकारी को तत्काल प्रभाव फील्ड से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जाएगी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को पारदर्शिता और फिर जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी कर्मचारी या फिर अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई को प्रशासन में अनुशासन और फिर स्वच्छ व्यवस्था कायम रखने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी। 12 से 19 मार्च तक होंगे एग्जाम। जी हां, बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगी। इस घोषणा के बाद स्कूलों में तैयारी तेज हो गई है और फिर छात्र भी अंतिम रिविजन में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा सकती है ताकि सभी विषयों की सुचारू रूप से परीक्षा ली जा सके। स्कूल स्तर पर प्रश्न पत्र वितरण और फिर मूल्यांकन की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और फिर अनुशासन तरीके से पूरी की जाए। वहीं पर अभिभावकों और फिर छात्रों से अपील की गई है कि वे परीक्षा तिथियों का ध्यान रखें और फिर समय पर स्कूल पहुंचे। परीक्षा के बाद कॉपियों की जांच करके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, लाइसेंस रद्द तक की तैयारी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार एक नया सख्त सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत बार बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लगातार ई चालान कटने या फिर गंभीर उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में उल्लंघनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि किसी चालक के खिलाफ तय सीमा से अधिक चालान या फिर खतरनाक ड्राइविंग के मामले दर्ज होते हैं तो फिर पहले नोटिस, फिर निलंबन और फिर जरूरत पड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसका मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना और फिर दुर्घटना में कमी लाना है। वहीं पर सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को अनुशासित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट और फिर अन्य नियमों का पालन करें ताकि न सिर्फ जुर्माने से बचें बल्कि अपनी और फिर दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं, घर बैठे दर्ज करे शिकायत, सीधा पीएमओ तक पहुंचेगी बात, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंचेगी बात। जी हां, अगर आप भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से परेशान हो गए हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से परेशान लोगों के लिए राहत बड़ी खबर सामने है। अब किसी भी विभाग से जुड़े हुए शिकायत आप घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी शिकायत सीधे संबंधित विभाग और फिर जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार का जन शिकायत पोर्टल उपलब्ध है, जहां पर आधारभूत जानकारी भर करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आवेदक ऑनलाइन ही अपनी उसकी स्थिति ट्रैक कर सकता है या तय समय सीमा के भीतर विभाग को जवाब देना होता है। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर मामला उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता और फिर जवाबदेही बढ़ेगी। नागरिकों को सलाह दी गई है कि सही जानकारी और फिर दस्तावेजों के साथ ही शिकायत दर्ज करें। जहां अब तकनीक के जरिए आम लोगों की आवाज़ सीधे शीर्ष स्तर तक पहुंच रही है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया और आसान होने की उम्मीद है। आपके नाम पर कितने सिम कार्ड एक्टिव है 2 मिनट में आप चेक कर सकते हैं। यह दरअसल बात है कि आज के डिजिटल दौर में आपके नाम पर कितने मोबाइल सिम कार्ड चल रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। कई बार लोगों के दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करके फर्जी सिम जारी कर दिए जाते हैं, जिससे साइबर फ्रॉड या फिर कानूनी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए समय समय पर ये जांच करना जरूरी है कि आपके आधार या फिर ID पर कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं। इसकी जानकारी पाने के लिए दूरसंचार विभाग यानी कि DOT की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। आपके अपने मोबाइल नंबर लॉगिन करना होगा, फिर OTP के जरिए वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपके नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबरों की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगर कोई भी संदिग्ध या फिर अनजान नंबर दिखे तो फिर वहीं से उसे रिपोर्ट या ब्लॉक करने का विकल्प भी मिलता है। वहीं पर सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एक व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो आपने नहीं लिया है तो फिर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। ये छोटा सा कदम आपको बड़े साइबर फ्रॉड अपराध से बचा सकता है। बिहार के लाखों शिक्षकों को राहत, जल्द शुरू होगी प्रमोशन प्रक्रिया। जब बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार जल्द ही प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। लंबे समय से
पदोन्नति की मांग कर रहे शिक्षकों को अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जहां सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने प्रमोशन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है, जहां वरिष्ठ सूची, पात्रता और फिर खाली पड़े पदों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पदोन्नति दी जाएगी। जहां इससे शिक्षकों को न सिर्फ पद में उन्नति मिलेगी बल्कि वेतन और फिर अन्य भत्ते में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। जहां शिक्षक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और फिर उम्मीद जताई है कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। वहीं पर सरकार का कहना है कि योग्य और फिर पात्र शिक्षकों को उनका हक समय पर मिले, इसके लिए पारदर्शी और फिर नियमबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिल सकता है बड़ा मौका। जहां बिहार में 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ी हलचल तेज हो गई है। खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा का टिकट मिल सकता है, खास करके जेडीयू कोटे से। इससे निशांत की राजनीति में एंट्री और फिर सियासी करियर को नई दिशा मिलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राज्यसभा में इस बार बिहार की 5 सीटें भरी जा रही है, जिसमें से जेडीयू बीजेपी के विभिन्न नेताओं के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की ओर से भेजने की चर्चा है, जबकि बीजेपी से भी कुछ बड़े नामों पर विचार हो रहा है। ये सियासी मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि लंबे समय से निशांत को राजनीति में लाने की मांग पार्टी की ओर से, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं की ओर से उठती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर निशांत को राज्यसभा भेजा जाता है तो फिर ये नीतीश परिवार के लिए एक बड़ा मैसेज होगा और सियासी समीकरण में भी असर डाल सकता है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ सियासी अटकलें हैं और अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और सीट निर्धारण के बाद ही स्पष्ट होगा। एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर, बंगाल में अमित शाह का बड़ा बयान। जब पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो फिर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। जहाँ उनके इस बयान के बाद चुनावी माहौल और गर्म हो गया है। जहाँ अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा और फिर राष्ट्रीय हित से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, जबकि भाजपा सीमा क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और फिर कानूनी कार्रवाई का पक्षधर है। जहां उनके भाषण को चुनावी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं पर विपक्षी दलों ने इस बयान को राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। जहां उनका कहना है कि चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में केंद्र में आ गया है और फिर आने वाले दिनों में इस बयान पर बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। शराब केस में बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया का हमला, बोले सत्ता पाने की साजिश थी। जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति से जुड़े हुए मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी प्रति का हमला बोला है। जब बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा था और उन्हें सत्ता की राजनीति के तहत निशाना बनाया गया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने सच को सामने ला दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इसे न्याय की जीत बताया है और केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं पर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कानून अपना काम करता है और जांच एजेंसियां सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्व प्रशासन में दलाल मुंशी प्रथा पर सख्ती, भू माफिया पर कड़ा एक्शन होगा। जब बिहार के राजस्व प्रशासन में फैली दलाल और फिर मुंशी प्रथा पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जमीन से जुड़े हुए मामलों में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि आम लोगों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिन्हा ने कहा है कि भू माफिया और फिर फर्जी कागजात के जरिए जमीन हड़पने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया को मजबूत कर रही है ताकि जमीन से जुड़े हुए काम सीधे और फिर बिना दलाल के हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पर सरकार का कहना है कि राजस्व विभाग में सुधार से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और जमीन विवाद कम होंगे। वहीं पर विपक्ष ने सवाल उठाया है कि पहले भी ऐसे दावे हुए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदले।
सीएम नीतीश कुमार के करीबी लोगों पर आरजेडी का बड़ा आरोप, कहा संपत्ति छोटे राज्य के बजट से ज्यादा। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी बताए जा रहे कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी नेताओं का दावा है कि सीएम को घेरे रहने वाले 3 से 4 लोगों की संपत्ति किसी छोटे राज्य के बजट से भी ज्यादा है। जब पार्टी ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा बताया है। यहाँ आरजेडी का कहना है कि सरकार पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन सत्ता के आसपास रहने वाले लोगों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ है। जब पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। वहीं पर सरकार की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बिना सबूत के सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। हर हर महादेव के साथ तेज प्रताप यादव का बदला अंदाज, वीडियो चर्चा में। जब आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने अलग अंदाज को लेकर के चर्चा में है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में वे हर हर महादेव का जयघोष करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेज प्रताप यादव ने कहा कि सच्ची भक्ति, सादगी और फिर सेवा भाव से ही भोलेनाथ को खुश किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से भी आध्यात्मिक राह अपनाने और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की अपील की है। जब उनके इस बदले अंदाज को कुछ लोग आस्था से जोड़ करके देख रहे हैं तो फिर कुछ इसे राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। बजट सत्र में आयुष्मान कार्ड पर घमासान, निजी अस्पतालों में भी मिलेगी सुविधा। जब बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर की जोरदार हंगामा देखने को मिला। मुद्दा ये उठा कि क्या राज्य के निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रभावी तरीके से दी जा रही है या नहीं। वहीं पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े, ताकि गरीब मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जहां पर भी शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी और फिर व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस मुद्दे पर पक्ष और फिर विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे सदन में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति भी देखी गई। वहीं पर सरकार ने दावा किया है कि आयुष्मान योजना से लाखों लोगों को लाभ मिला है, जबकि विपक्ष ने जमीनी स्तर पर कमियों की ओर ध्यान दिलाया है। धर्मांतरण कानून पर सदन में गरमाई बहस, भाजपा विधायकों का विरोध। दरअसल बिहार विधानसभा में धर्मांतरण कानून को लेकर के जोरदार बहस देखने को मिली। खबर के मुताबिक नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल बिहार में अलग से धर्मांतरण कानून बनाने की कोई भी योजना नहीं है। इस बयान के बाद भाजपा के कई विधायक नाराज हो गए और उन्होंने सदन में कड़ा विरोध जताया। जब भाजपा विधायकों का कहना है कि जब कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर के सख्त कानून बनाए गए हैं तो फिर बिहार में भी इस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि मौजूदा कानून व्यवस्था पर्याप्त है और फिर किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। वहीं पर हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की मर्यादा बनाए रखने का निर्देश दिया है और सभी सदस्यों से संयम बरतने की अपील की। सड़क सुरक्षा के लिए अनोखी पहल, बिना हेलमेट चालकों को पुलिस ने दिया हेलमेट। जब बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने एक अलग और फिर सकारात्मक कदम उठाया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ जुर्माने लगाने के बजाय पुलिस ने बिना हेलमेट चलने वाले बाइक चालकों को मौके पर ही हेलमेट बांटे। इस पहल का मकसद लोगों को जागरूक करना और फिर दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अधिकारियों ने बताया है कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सिर पर चोट लगने से होती है, जिन्हें हेलमेट पहन करके काफी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए दंड के साथ साथ समझाइश और सुरक्षा सामग्री देकर के लोगों को नियम पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि लोग खुद से ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़कें सुरक्षित बन रहे। दोस्तों, मधुबनी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक कथित फरमान इन दिनों चर्चा में है, जिसमें कहा गया है कि रमजान के दौरान अगर छात्र और छात्रा साथ दिखे तो उनका निकाह करा दिया जाएगा। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और इसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। जब कॉलेज प्रशासन की ओर से इस तरह के बयान पर सफाई दी गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने कहा है कि अनुशासन बनाए रखने को लेकर के कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन निकाह जैसी बात आधिकारिक आदेश का हिस्सा नहीं है। जब वहीं पर छात्र छात्राओं के बीच इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। राजनीतिक दलों और फिर सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। जहाँ कुछ ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ करके सवाल उठाए तो फिर कुछ ने इसे गलतफहमी बताया है। फिलहाल मामले की सच्चाई को लेकर के चर्चा जारी है।
शराब की होम डिलीवरी मामले पर बयान पर सियासी तकरार, मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का पलटवार। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता सुनील सिंह के शराब की डिलीवरी वाले बयान के बाद सत्ता पक्ष ने कड़ा जवाब दिया है। इस मुद्दे पर मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ऑनलाइन सिस्टम से प्रभावित होकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है और सरकार इसे सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष जानबूझकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास ठोस जानकारी है तो फिर वे जांच एजेंसियों को दें। बिहार में नल जल योजना वाला पानी कितना सुरक्षित, जानिए सच। दरअसल बात यह है कि बिहार में नल जल योजना के तहत लाखों घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। यह सरकार की बड़ी पहल है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये पानी वाकई स्वच्छ और सेफ है। विशेषज्ञों के मुताबिक नल जल पानी की सुरक्षा की गुणवत्ता कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे स्रोत का शुद्ध होना, पाइपलाइन में गंदगी न होना, जब क्लोरीन या फिर अन्य ट्रीटमेंट का सही इस्तेमाल और फिर नियमित जांच पड़ताल। यदि इन सभी मानकों का पालन होता है तो फिर नल जल पानी सुरक्षित माना जाता है। हालांकि कुछ इलाकों में शिकायतें भी मिली है, जैसे कि पानी में गंध, रंग या फिर सॉलिड कण दिखना, या फिर आयरन आर्सेनिक का संदिग्ध स्तर, जो कि अक्सर पुरानी पाइपलाइन, रिसाव या फिर स्रोत दूषित होने की वजह से होता है। या ऐसे मामले में स्वास्थ्य विभाग और फिर जल संस्थान की नियमित जांच और सुधार जरूरी है। वहीं पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पानी उबाल करके या फिर फिल्टर करके पिएं। यदि गंदा या फिर असामान्य दिखे तो फिर तुरंत जांच करवाएं या किसी भी समस्या की रिपोर्ट स्थानीय जल कार्यालय में करें। वहीं पर सरकार दावा करते हैं कि पानी की गुणवत्ता पर निगरानी हो रही है, लेकिन बेहतर सुरक्षा और फिर स्वच्छता के लिए स्थानीय शिकायतों का त्वरित समाधान भी जरूरी है। जी हाँ, अब बिहार के हर पंचायत में ओपन जिम और लाइब्रेरी खोले जाएंगे। इससे युवाओं को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जी हाँ, अब बिहार के गांव में भी युवाओं को शहर जैसी सुविधाएं मिल सकती है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की हर पंचायत में ओपन जिम खोले जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय और फिर कंप्यूटर सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सरकार का मकसद है गाँव का युवा शारीरिक और फिर मानसिक रूप से मजबूत बने और प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़े। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि आज के समय में युवाओं का फिट और आत्मविश्वासी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार की हर पंचायत में ओपन जिम का निर्माण कराया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी व्यायाम और फिर फिटनेस की सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जब युवाओं का शारीरिक विकास बेहतर होगा तो फिर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जिससे वे देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षा और फिर सरकारी नौकरियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ सही मंच और साधन की जरूरत है। इसके अलावा बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने की भी बात कही है। जहां युवाओं की मांग होगी वहां लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इन पुस्तकालयों में आधुनिक कंप्यूटर की सुविधा भी दी जाएगी ताकि युवा डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सके और नई तकनीक से जुड़ सके। ललन सिंह ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पंचायत स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी घोषणा की है। पंचायत स्तर के विजेताओं के बीच जिला स्तर पर मुकाबले कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद खिलाड़ियों को मेडल प्रदान करेंगे और फिर प्रतिभागियों को टी शर्ट और फिर जिम के लिए ट्रैक सूट भी दिए जाएंगे। सरकार की इस पहल को ग्रामीण युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, जिससे गाँव में फिटनेस और शिक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे के बीच सीमांचल में कैंप किया। उन्होंने अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण के मुद्दे पर बड़ा ऐलान भी कर दिया। अररिया में आयोजित एसएसबी के कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध अतिक्रमण है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा और अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से बाहर भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अमित शाह ने आगे कहा है कि हम आश्वस्त करते हैं कि
एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही अगली बार वोट मांगने आएंगे। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ देश के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है और अब समय आ गया है कि हर स्तर पर समन्वित कार्रवाई की जाए। उन्होंने जानकारी दी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, बिहार गृह विभाग, संबंधित जिलों के डीएम, एसपी और फिर अन्य एजेंसियों के साथ विस्तृत बैठक की जाएगी या 3 दिन के भीतर एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके तहत सीमा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने और घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। जी अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश में जनसंख्या का असंतुलन, बदलाव स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए उचित नहीं है। अतिक्रमण और घुसपैठ के कारण जनसंख्या में परिवर्तन देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ऐलान किया है कि जनसंख्या की परिवर्तन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा गठित की जाएगी। ये समिति केवल सीमांत क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश की स्थिति का आकलन करके आवश्यक सुझाव देगी। अमित शाह ने बताया है कि घुसपैठ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में आगामी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर सीमा पर बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता से होगा। उन्होंने कहा है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना हमारी प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। घुसपैठियों को चिन्हित करके विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत देश से बाहर किया जाएगा। वहीं पर सीमांचल क्षेत्र का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार में सरकार बनने के समय वादा किया गया था कि इस इलाके से अवैध घुसपैठी की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने दोहराया है कि सरकार अपने वादे पर कायम है और चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीमा सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की रक्षा में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार उन्हें हर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगी। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को नए सिरे से मजबूत करने की ठोस पहल के रूप में सामने आया है। जी बुधवार को किशनगंज जिला परिषद स्थित मिची सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र की मजबूती और प्रस्तावित सेना के बेस कैंप का पर विस्तार से मंथन हुआ। जब बैठक के बाद यह संकेत स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अब सीमांचल जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा परियोजनाओं में किसी भी तरीके की देरी स्वीकार के मूड में नहीं है। अमित शाह का किशनगंज आने का कारण कोचा, धमन, बहादुरगंज और नटवापरा में प्रस्तावित सेना कैंप रहा है। ये तीनों स्थान सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लंबे समय से भूमि अधिग्रहण को लेकर के स्थानीय स्तर पर विरोध और प्रतिक्रियात्मक अड़चने बनी हुई है। गृह मंत्री ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़ी जन योजनाओं में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिला प्रशासन ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद स्थापित करें, जब उनकी शंकाओं का समाधान करें और फिर मुआवजे की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाएं। किशनगंज का ये इलाका सामरिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिकन नेक कहा जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। ये संकरा गलियारा पूर्वोत्तर भारत को देश के शेष हिस्सों से जोड़ता है। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये इस इलाके में खुफिया तंत्र को और सशक्त किया जाए, जहाँ सीमा पार की हर गतिविधि की रियल टाइम जानकारी मुख्यालय तक पहुंचे। इसके लिए आधुनिक ड्रोन सर्विलांस तकनीकी निगरानी और फिर संचार प्रणाली को और उन्नत करने पर सहमति बने। दोस्तों, कोचा धामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने डीएम को कई मांगों को लेकर के ज्ञापन पत्र सौंपा है। स्पेशल शीतल नगर झील को सुरजापुरी हाट बनाने की मांग उन्होंने की है। दरअसल बात यह है कि जिला के विकास से जुड़ा एक अहम मुद्दा फिर चर्चा में है। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने जिला पदाधिकारी विशाल राज से मुलाकात करके कई मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, जहाँ खास तौर पर किशनगंज अररिया सीमा पर स्थित शीतल नगर झील को सुरजापुरी हाट के रूप में विकसित करने की मांग दोहराई गई है। साथ ही साथ एनएच बाईपास निर्माण के कारण उड़ रही धूल से लोगों को हो रही परेशानी का भी मुद्दा उठाया है। तो आपको बता दूं कि पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने जिला पदाधिकारी किशनगंज विशाल राज से उनके कार्यालय में मुलाकात करके मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के एनएच 327 ई से सटे 55.39 एकड़ में फैले शीतल नगर झील को मधुबनी के मिथिला हाट की तरह सुरजापुरी हाट पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का आग्रह किया था। यह मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 14 जनवरी 2025 को पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि प्रस्ताव में 10 एकड़ रैयती जमीन
के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राविधान शामिल होने के कारण विभागीय अनुमोदन लंबित था। इस संबंध में मास्टर मुजाहिद आलम ने जानकारी दी है कि झील से सटे मौजा, अंधासुर, ग्राम टंगी के खाता नंबर 327 और विभिन्न खेसरा नंबरों में करीब 20 से 25 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। ऐसे में रैयती जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने मामले की जांच करके उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा किशनगंज बहादुरगंज सड़क के समानांतर बन रहे NH बाईपास निर्माण के कारण उड़ रही धूल डस्ट का मुद्दा भी उठाया गया है। जब पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने निर्माण कंपनी को रोजाना पानी का छिड़काव सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि मोटरसाइकिल, साइकिल, टोटो और फिर अन्य वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी न हो। वहीं पर मुलाकात के दौरान टीम मास्टर मुजाहिद के प्रवक्ता डॉक्टर नूर आलम भी मौजूद रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, किशनगंज के लिए ये गर्व कर देने वाली खबर है। किशनगंज जिले की शिक्षिका कुमारी निधि की जीवन यात्रा और उनके शैक्षणिक नवाचारों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक छोटे कदम बड़े बदलाव में जगह मिली है। ये पुस्तक सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के प्रेरक कार्यों का संकलन है। इस उपलब्धि से न सिर्फ निधि बल्कि पूरा किशनगंज शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक छोटे कदम बड़े बदलाव में किशनगंज की शिक्षिका कुमारी निधि की कहानी को शामिल किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन SCRT बिहार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और फिर अपर मुख्य सचिव B राजेंद्र द्वारा किया गया है। ये पुस्तक सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के नवाचार, उनके प्रयास और शैक्षणिक अनुभव की वास्तविक कहानियों को सामने लाती है। कुमारी निधि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय बिरनबाड़ी में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, जब वे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी कि PBL कार्यक्रम के जिला तकनीकी समूह की सक्रिय सदस्य हैं। जहां उनके नवाचारपूर्ण शिक्षण तकनीकों की कक्षाएं अधिक रुचिकर और फिर सहभागितापूर्ण बनती है। जब बच्चे पढ़ाई से जुड़ाव महसूस करते हैं और सीखने की प्रक्रिया आनंददायक बनती है। इससे पहले उन्होंने प्राथमिक विद्यालय सुहागी में सीमित संसाधनों के बीच आदर्श शिक्षण वातावरण तैयार किया था, जहां उनके प्रयासों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो चुकी है। कुमारी निधि ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है और शिक्षा के प्रयास को अपनी प्राथमिकता दी है। वे शिक्षा के साथ साथ साहित्य सृजन में भी सक्रिय हैं। अब तक उनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें उपन्यास, कविता संग्रह और बाल कथाओं के संकलन शामिल है। जहां उन्हें शिक्षा और फिर साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नेपाल और बांग्लादेश से भी सम्मान मिल चुका है। कुमारी निधि ने इस उपलब्धि का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया है। उन्होंने कहा कि ये सामूहिक प्रयास का परिणाम है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मांस मछली दुकानदारों के हक में विधानसभा के बाहर AIMIM ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा के बाहर आज मछली, मुर्गी और मांस बेचने वाले गरीब दुकानदारों के समर्थन में AIMIM विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने सरकार की नीतियों को गरीब विरोधी बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम और फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे सदन से लेकर के सड़क तक गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे। देखिए, आज बिहार विधानसभा परिसर के बाहर AIMIM के सभी विधायकों ने एकजुट होकर के प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन उन नीतियों के खिलाफ था जिनसे मछली, मुर्गी और फिर मांस बेचने वाले छोटे दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि गरीबों को रोजी रोटी पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सदन से लेकर के सड़क तक गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। वहीं पर पार्टी वरिष्ठ नेता अख्तरुल ईमान ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत और जन विरोधी नीतियों का सबसे ज्यादा असर गरीब और फिर कमजोर तबके पर पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि ऐसी सभी नीतियां तुरंत वापस ली जाए जो छोटे दुकानदारों को परेशान कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक तौसीफ आलम, मोहम्मद मुर्शीद आलम, गुलाम सरवर और सरवर आलम भी मौजूद रहे। वहीं पर नेताओं ने कहा है कि सरकार को गरीब तबके की आजीविका और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर AIMIM नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी बचाना उनकी प्राथमिकता है और वे खुद इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे। ये कहना है AIMIM के विधायकों का। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।